होंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपके सामने लाइव आ चुका हूँ और हिस्ट्री के लेकर के अगर प्यारे बच्चों अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप प्यारे बच्चों 2024 में पेपर देने वाले हैं, आपके मन में थोड़ा-सा भी अगर कोई डाउट आ रहा है हिस्ट्री को लेकर के कि महोदय हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, सब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, हिस्ट्री का पोर्शन क्या है, कैसे हिस्ट्री होगा? तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए ही है। आप सभी लोग बहुत जल्दी से जुड़ेंगे और अगर आप बिहार बोर्ड के मैट्रिक के स्टूडेंट हैं जो 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों इस क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे। हम लेट हो गए, इसके पीछे रीज़न था बच्चों जो अपना एप्लीकेशन है ना वो अभी तक पब्लिक नहीं हो पाया है। इसके लिए हम थोड़ा-सा बातचीत करने में लग गए बच्चों, ठीक है? कहते हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री बच्चों जिसके बारे में आप लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भैया हिस्ट्री कब पढ़ाओगे? 11 से 23 तक के जो हमारे सवाल हैं, इसको हम लोग देखेंगे और इसमें क्या-क्या खास होने वाला है, ये मैं आपको बताऊँगा। इसमें बहुत कुछ खास है बच्चों, है ना? क्वेश्चन बैंक देखेंगे ये प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। सबसे पहली बात है पूछा भैया आज क्या-क्या होने वाला है? देखो ध्यान से बताता हूँ। उसके पहले बच्चों सबसे पहले जय माँ शारदे, आप लोगों के जीवन में माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, आप लोग जीवन में बहुत अच्छा करें। देखो हम लेट आते हैं, हम देर आते हैं, पर दुरुस्त आते हैं। आपके साथ बच्चों बहुत देर तक रहते हैं और आपकी एक-एक समस्या को सुनते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि महोदय लेट ही आते हैं, पर आपकी एक-एक समस्या पर हम चर्चा करते हैं बच्चों। जिससे कि बिहार के बच्चों को, मेरे सुकूनों को कहीं पर थोड़ा-सा भी दिक्कत ना हो। और बच्चों को भी स्टार्ट करने से पहले श्री गणेशाय नमः हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको और मतलब गणेश जी से यही प्रार्थना है कि हम लोग जब इस क्लास को अंत करें, तो सब बच्चों के मन में एक चीज़ रहे कि भैया आज जो है हमारा ऐसा लग रहा है सर कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हिस्ट्री में आना चाहिए, ठीक है? तो आज की क्लास में क्या-क्या होने वाला है, मैं पहले आपको कवर करना पहली बार मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कल के जो इकोनॉमिक्स के नोट्स वगैरह हैं, वो भी प्यारे बच्चों उसके बारे में भी हम अभी करेंगे चर्चा। ध्यान दीजिए आज क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक स्लाइड में, है ना? इसे मैंने कई भागों में बाँटा है। सबसे पहली बात करते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2022 तक में जो सवाल बने हैं, उसको हम लोग पहली बार में देखेंगे। उसको हम लोग पहली बार देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद देखने वाले हैं लास्ट है ना, इसके बाद देखने वाले अलग से 2023 को अलग से देखने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जो डेट वाले क्वेश्चन है ना, डेट वाले सवाल हैं, वो बच्चों 91 है। कितने? 91 सवाल हैं। 91 सवाल हैं जिसमें डेट है सिर्फ, जिसमें तिथि दिया है बच्चों कि किस तिथि को कौन सा मतलब कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, कौन सा कार्यक्रम कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों लगभग 91 सवाल हैं जो सिर्फ डेट वाले हैं। आप लोग कहते थे ना कि महोदय डेट वाले सवाल को कैसे याद रखें, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में डेट वाले सवाल को कैसे याद रखें? तो प्यारे बच्चों हमने 210 सवाल निकाले। कितने निकाले बताओ? पूरे एसएसटी में से कितने सवाल निकाले हैं बोलो? तो पूरे एसएसटी में से हमने निकाले हैं 210 सवाल। पूरे एसएसटी में से हमने निकाले हैं 210 सवाल जो कि डेट वाले सवाल हैं। क्या आप इसको लेना चाहते हो? क्या आप चाहते हो महोदय कि ये हमें मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लूं? तो प्यारे बच्चों आज हैं आपके सामने सिर्फ हिस्ट्री के, है ना? हिस्ट्री के यहाँ पर 91 सवाल हैं। हिस्ट्री के 91 सवाल हैं जो मैंने अभी अपने पास रखा है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। इसके पहले बच्चों कल हमारा इकोनॉमिक्स हुआ था, उसका पीडीएफ जो है वो तीनों को एक जगह कर दिया गया है। बस मैं उसको थोड़ा-सा देखूँगा और मैं आपको दे दूँगा। महोदय कैसा पीडीएफ है एक बार दिखा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पीडीएफ है ये रहा आपका पीडीएफ। मेरे बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के बारे में आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। तो ये पीडीएफ है, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको पूरा इकोनॉमिक्स है, ठीक है? बस थोड़ा-सा इसमें कोई एरर ना हो जाए, कहीं नहीं तो आप लोग बाद में फँस जाओगे, बोलोगे भैया यहाँ पर फँस गए, यहाँ गलती हो गई है। तो पूरा पीडीएफ है, इसमें जो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, 2 अंक के सवाल हैं, 5 अंक मतलब 4 अंक के सवाल हैं, सब कुछ है। तो जो भी हमारे कोर्स में जॉइन है, जहाँ पर भी जॉइन है, चाहे व्हाट्सएप पर हो, ऐप पर हो, कहीं पर भी वो ये आपके पास पहुँच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? आइए बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहाँ थे? हाँ, हम लोग यहाँ पर थे अभी। हम लोग यहाँ थे कि हम लोग इसमें क्या-क्या देखने वाले हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बताइए? तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो पूरा आपको कार्यक्रम समझ में आ गया कि आज की क्लास में क्या-क्या होने वाला है? क्या आपको पूरा कार्यक्रम समझ में आ गया? बोलो एक बार जल्दी से यस और नो। यस और नो जल्दी बताओ। हाँ महोदय समझ में आ गया कि भैया सबसे पहले हम लोग करेंगे 2011 से 22 तक के सवाल जितने भी हैं। उसके बाद करने वाले हैं एसएसटी, है ना? उसके बाद करने वाले 2023 के सवाल। 23 के बाद करने वाले हैं, है ना? 23 के बाद करने वाले हैं कब के? तो बच्चों करने वाले हैं, है ना? जो भी हमारे डेट वाले सवाल हैं 91 उसको, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो हम कह सकते हैं ये हमारा पहला पड़ाव है, ये हमारा दूसरा पड़ाव है, ये हमारा तीसरा पड़ाव है, ये हमारा चौथा पड़ाव है। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कुछ-कुछ जानकारी बच्चों होनी चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्यारे बच्चों इस क्लास को हमें शेयर करना है। क्या करना है? शेयर। प्यारे बच्चों हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं, हम दिशा वाले हैं। आज तक बच्चों ना जाने कितने रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं और कितने रिकॉर्ड्स खुद से तोड़े हैं, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से, क्या आप शेयर करने के लिए तैयार हो बताओ? एक बार मेरे बच्चों आपको शेयर करना है और ये जो आंकड़ा है, ये जो लाइव में आंकड़ा है, ये बच्चों अभी 5000 प्लस होना चाहिए। एक बार आपको शेयर करना है और ये क्लास में बच्चों मेरे बच्चों की संख्या 5 के प्लस होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम और आप दोनों मिलकर के इस क्लास को, अगर 3200 बच्चे जुड़े हैं तो बच्चों शेयर की संख्या 3200 होनी चाहिए। एक भी स्टूडेंट ऐसा ना होगा जो इस क्लास को शेयर नहीं करेगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पर हो, चाहे स्टेटस में हो। बच्चों हम आपके लिए लगभग 7-7 घंटे क्लास लेते हैं, ठीक है ना? तो हमारा जो प्यार है, हमारा और आपका प्यार है, वो कोई ना समझ ही नहीं सकता है। तो चलिए बच्चों करते हैं शेयर, SHARE शेयर, है ना? और आपके पास है 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर में इस वीडियो को बिहार के हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, हर उस टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है जहाँ के बच्चों की हमारी ज़रूरत है, जहाँ के बच्चों को मेरी ज़रूरत है, जहाँ के बच्चों को
है ना, बिहार के हर उस स्टूडेंट तक भेजना है इस वीडियो को मेरे बच्चों, जिसे हिस्ट्री के सवाल में कहीं दिक्कत होता है, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सवाल में, सब्जेक्टिव सवाल में, हिस्ट्री के मतलब कि हिस्ट्री के बारे में जो भी डाउट होता है वो सभी क्लियर होने चाहिए। तो फटाफट से शेयर करेंगे सब लोग, जल्दी जितना जल्दी हो सके क्लास को शेयर कीजिए। मैं लेट हूं, मैं समझ पा रहा हूं चीजों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बच्चे शेयर करेंगे। हाँ, सभी लोग शेयर करेंगे, सभी लोग अपने अपने स्टेटस में लगा लेंगे। जितने बच्चे हैं, जितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, सब लोग इस वीडियो को स्टेटस में लगा लेंगे, ठीक है ना, जल्दी से। यस महोदय, यस महोदय, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। आओ बच्चों, ठीक है, वो आप लोग कर दोगे मुझे पता है। स्टार्ट करें सर। एप्लीकेशन पर क्लास नहीं हुआ था, हुआ था बच्चों, किसने बोला नहीं हुआ था, हुआ था। आइए हम बात करते हैं पहले कि हमारा वेटेज क्या है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की बच्चों, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं मेरे भाई, मेरे छोटे, हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बोलो कौन कौन सा। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला आता है भैया एमसीक्यू आते हैं। दूसरा आते हैं 2 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न। और तीसरे आते हैं मेरे बच्चे 5 अंक के प्रश्न, सॉरी है ना, 4 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न। अब यहाँ पर आप ना देख करके बहुत ज्यादा अचंभित हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव के जो पूछने का लेवल है, ऑब्जेक्टिव के पूछने का जो लेवल है, इतना ज्यादा पूछा गया है 2000 कब में, 2023 में ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा गया यहाँ से। मुझे लगता है 2023 में अकेला बच्चों, अकेला यहाँ से लगभग 25 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं ना हिस्ट्री के। लगभग हम बात करते हैं हिस्ट्री के 2023 के पेपर में, एक पाली में ना, प्रथम पाली में, दोनों पाली से अगर हम देखें, दोनों पाली से देखें, दोनों पाली से लगभग मेरे बच्चे लगभग 40 है ना, दोनों पाली से अगर हम देखें तो लगभग 47 या 50 के आसपास, 50 के आसपास सवाल सिर्फ हिस्ट्री से पूछे गए हैं। सिर्फ हिस्ट्री से लगभग 50 सवाल पूछे गए हैं, 50 सवाल। तो मेरे बच्चे मैं कहना चाहता था आपसे कि जो सिर्फ जो एक एक पाली में है, जैसे प्रथम मान लो या द्वितीय, प्रथम या द्वितीय पाली मान लो, तो यहां से जो सवाल पूछे गए हैं लगभग मेरे बच्चों 25 प्लस सवाल ऑब्जेक्टिव के आते हैं, 25 प्लस सिर्फ हिस्ट्री से। भाई साहब कितने बच्चे डर गए सुनकर के, बताओ कि महोदय हमको तो डर लग गया सुनकर के। क्या कह रहे हैं आप, एक एक पाली से 25 प्लस सवाल। हाँ, हिस्ट्री में यह हाल है कि एक एक पाली से 25 प्लस सवाल आ रहे हैं। तो हम लोग क्या माने भैया, हम लोग 2024 में क्या माने, तो 2024 में आप ये मान लो कि 2024 में यहां से कम से कम 20 प्लस सवाल रहेंगे, 20 प्लस सवाल हिस्ट्री से रहेंगे। इसलिए हिस्ट्री को बहुत बढ़िया से पढ़ना, 20 प्लस सवाल हिस्ट्री से रहेंगे, पक्की बात है ना। 20 प्लस सवाल हिस्ट्री से रहेंगे। और बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे जो 2 अंक के प्रश्न है वो 3 रहते हैं। हिस्ट्री से 2 अंक के प्रश्न कितने रहते हैं बताओ, तो 3 सवाल रहते हैं, 3 दूना 6 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों 4 अंक के सवाल 1 रहते हैं, 4 अंक के सवाल 1 रहते हैं। तो 4 यहां से आ गए और 6 यहां से आ गए, 10 10 बच्चों। यानी पूरा अगर हम देखें हिस्ट्री तो अप्रॉक्स 30 नंबर का वेटेज है। पूरा हिस्ट्री का वेटेज कितना है बोलो, पूरा हिस्ट्री के वेटेज कितना है, तो गुरुजी पूरा हिस्ट्री जो है वो 30 नंबर अकेला दम रखता है, अकेला दम रखता है 30 प्लस का, 30 प्लस का, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों एग्जाम अगर हम बोले तो एग्जाम तो 160 का होता है, 160 में से हमें 80 नंबर का जवाब देना होता है। तो हिस्ट्री का वेटेज जो है बच्चों वो 30 प्लस होता है हमेशा, 30 प्लस का जो है हिस्ट्री का वेटेज है। 30 से लेकर के 35 नंबर का हिस्ट्री के सवाल आते हैं, 30 नंबर बच्चों लगभग। स्टार्ट करें, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। यस महोदय। सर एक बात आप कंफर्म कर दीजिए कि हमारा एप्लीकेशन आएगा कि नहीं आएगा। मेरे बच्चे आप क्या बात कर रहे हो मुझसे, मेरा एप्लीकेशन आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। अब बच्चों कहते हैं ना सब्र का बांध जो है, सब्र का बांध मेरे बच्चे वो टूट गया है बच्चों, है ना। कि हमारा जो एप्लीकेशन है जिसको बच्चों आना था वो बहुत टाइम ले रहा है ना, 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो बच्चों हमारे है ना, हमारे यहाँ पर आ जाना चाहिए, मतलब कि प्ले स्टोर में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मेरे फोन में अभी भी एप्लीकेशन है, मेरे फोन में अभी भी एप्लीकेशन है, लेकिन इसे प्ले स्टोर में डलवाने के लिए देखो ध्यान से, आप लोग महोदय क्या बात कर रहे हो ना, मेरे फोन में अभी भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये प्ले स्टोर पे मेरे बच्चे प्ले स्टोर पे नहीं आ रहा है ना। मेरे फोन की अगर बात करें तो अभी भी ये एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन ये बस प्ले स्टोर में ये नहीं आया। इसका एपीके वर्जन जो है, एपीके वर्जन जो है, ध्यान दो, ये जो मेरा ना, ये जो मेरे पास एपीके वर्जन है, ध्यान देना, ये बच्चों बस एपीके वर्जन जो है इसका नहीं आया। देखिए ये ना, ये मेरे पास अभी भी फोन है और मैं इस पर अभी भी बच्चों आराम से टेस्ट लगा सकता हूँ। देखो ध्यान से कितने टेस्ट लगाए गए हैं यहाँ पर, मैं लगा सकता हूँ बहुत अच्छे से। बस इसका एपीके वर्जन जो है नहीं आया है ना। ये हो गया बच्चों, ये सवाल देखो लगे ना, तो बस एपीके वर्जन नहीं आया, बस इस बात का है ना। तो आगे बढ़ जाए बच्चों, और आज एप्लीकेशन पर क्लास हुई थी, ये बात बच्चों फिक्स है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों, और हम लोग एक एक सवाल को लगाएंगे बहुत अच्छे से। शुरुआत किया जाए, हाँ भैया स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो सब लोगों ने क्लास को है ना, सब लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया, सब लोग क्लास को मेरे बच्चे बार लाइक कर देना, जितने बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ पहला सवाल लगाते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल दिया गया मेरे बच्चों ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला सवाल है कि 1871 में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन है बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस हुआ था, वियना कांग्रेस, वियना बच्चों 1815 में होना हुआ था, और इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं कि हमारा जो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, 1871 में मेरे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ए होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 1870 में क्या हुआ था, वर्ष 1870 में मेरे बच्चों क्या हुआ था, 1870 में हुआ था किसका, है ना, सेडान युद्ध, है ना। सेडान युद्ध मेरे बच्चे कब हुआ था, 1870 में हुआ था सेडान युद्ध, है ना। पेरिस संधि अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरे बच्चों की पेरिस की संधि कब हुई थी। ये जो पेरिस की संधि ये कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में सब लोग छापिएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, हमेशा याद रखिएगा। सवाल नंबर दूसरा देखो, बहुत सवाल बच्चों खतरनाक है, ये सवाल इतने कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये सवाल। सवाल देखना बहुत ध्यान से, लिखा गया है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस, है ना, फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। बच्चों अगर देखा जाए तो पूरे बुक में कहीं पर भी ये सीधा नहीं लिखा गया है, सीधी मुंह बात ये नहीं लिखा गया है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी। तो प्यारे बच्चों लेकिन बुक में ये लिखा गया, अगर इसके बारे में हम लोग ना पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि
जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया इस सना, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी पर, यहाँ लिखा है बच्चों, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लिया वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की। अतएव उनकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र में निर्मित रही। संवैधानिक गणतंत्र बच्चों, संवैधानिक गणतंत्र कहा गया है, संवैधानिक गणतंत्र कहा गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पर हम देखेंगे तो जो गणतंत्र था वो गणतंत्र एक्चुअल में था नहीं बच्चों, क्योंकि वहां पर एक राजा के पास से दूसरे राजा के पास शासन आया था, तो हम इसे राजतंत्र ही बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, है ना, तो या हम इसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग का जवाब क्या है गुरुजी? बी होगा, बी होगा, ठीक है, सब लोग कहते हैं। तो बच्चों संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र की जगह पर, है ना, संवैधानिक राजतंत्र की जगह पर बच्चों ना राजतंत्र, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल है। अगला सवाल नंबर आता है तीसरा बच्चों, क्या लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया गया बच्चों, है ना, काउंट काबुल है, बिस्मार्क है, गेरिबाल्डी है या फिर मेजनी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्मनी के लिए कौन थे? बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बच्चों। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो महोदय कब हुआ था? तो कहते हैं 1871 में जर्मनी एकीकरण हुआ था। और बच्चों कहते हैं कि बिस्मार्क ने, है ना, और आपसे पूछा जाए बच्चों कि रक्त एवं लोह नीति, क्या पूछा जाए कि रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन करने वाले बिस्मार्क थे, बिस्मार्क थे प्यारे बच्चों ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्मार्क क्या थे बच्चों ना, बिस्मार्क क्या थे, तो कहिएगा बिस्मार्क बच्चों कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे, हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। और बच्चों से पूछा जाए कि गेरिबाल्डी, है ना, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो कहे भैया गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, है ना, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। बच्चों मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध बच्चों अगर पूछा जाए कि मेजनी का संबंध किससे था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, है ना, कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। और बच्चों पूछा जाए, है ना, कि मेजनी ने, अगर आपसे पूछा जाए कि, है ना, मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने कौन से पद पर बैठाया था? तो बच्चों काउंट काबुर, है ना, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने, है ना, क्या बनाया था? प्रधानमंत्री, पीएम बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? है ना, यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, तो बच्चों क्या लिखेंगे? पीएम बनाया था। सवाल नंबर चौथा आपके सामने आता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष में हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? सवाल नंबर चौथा है बच्चों, आपसे पूछा गया सवाल है 1864, 66, 70 या फिर 71। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो वर्ष 1871 में हुई थी, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखिएगा हमेशा बच्चों। और वर्ष 1870 में क्या होता? सेडान का युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए युद्ध हुआ था बच्चों इटली का एकीकरण, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का क्या पूछा गया कि, है ना, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण, तो कहेंगे भैया इटली का जो एकीकरण है वो हुआ था, वो कब हुआ था? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर चलते हैं पांचवा में। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों, बिस्मार्क का, मेजनी का, काउंट काबुल का या फिर गेरिबाल्डी का। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, इटली में मेजनी साहब थे, काउंट काबुर थे, गेरिबाल्डी थे, लेकिन इटली में बिस्मार्क की चर्चा नहीं है। बिस्मार्क का संबंध किससे है बताइए? तो बिस्मार्क का जो संबंध है, बिस्मार्क का जो संबंध है वो है किससे? तो जर्मनी के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से बिस्मार्क का संबंध है। आपसे पूछा जाए कि बताइएगा, है ना, कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो है वो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। आपसे पूछा जाए ना कि हीगेल कौन थे, एग्जाम में पूछा जाता है कि हीगेल कौन थे, तो हीगेल एक दार्शनिक थे, याद रखना है कि हीगेल एक दार्शनिक थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हीगेल कौन थे, तो हीगेल एक दार्शनिक थे। और बच्चों, है ना, बिस्मार्क की बात करते हैं तो यह क्या थे ना, बिस्मार्क अपने आप में एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। और इन्होंने बच्चों इन्होंने रक्त एवं लोह, क्या था इन्होंने? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किया था, नीति का अवलंबन किया था। ये आपको याद रखना है कि रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किया था। अगला सवाल आपके सामने आता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई मेरी बहना याद रखना अच्छे से कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो बच्चों ऑप्शन याद रखिए, ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रिया जो था वो दोनों को एकीकरण करना वो नहीं चाहता था कि दोनों का एकीकरण हो। बच्चों ऑस्ट्रिया में जो था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम मेटरनिक था। बच्चों क्या नाम था? है ना, मेटरनिक उसका नाम था। अच्छा पूछा जाए कि बच्चों मेटरनिक युग की शुरुआत, है ना, युग की शुरुआत कब से हुई? तो है ना, मेटरनिक युग की शुरुआत मेरे बच्चों 1815 ईस्वी से हुई थी। और आपसे पूछा जाए इसका अंत कब हो गया था? इसका अंत हो गया था 1848 ईस्वी में। मेटरनिक युग का अंत हुआ था 1848 ईस्वी में। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वियना कांग्रेस, है ना, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। और बच्चों वियना कांग्रेस की जो अगवाई किसने की थी? तो मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अगवाई की थी, यानी वहां का बच्चों उन्होंने मतलब सबसे मुख्य व्यक्ति वही थे। सवाल नंबर आता है भाई, है ना, 7 नंबर सवाल क्या लिखा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था?
जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो बच्चों मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन या फिर बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का सबसे प्रमुख व्यक्ति बिस्मार्क था। बिस्मार्क बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। और आपसे पूछा जाए भाई ये बताओ कि जो मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। एक एक बार ना कार्बोनरी से संबंध था। अगला पूछा गया बच्चों गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। अच्छा लेनिन ने ना, लेनिन बच्चों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? नई आर्थिक नीति की घोषणा, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो बच्चों 1921 ईस्वी में की थी, 1921 ईस्वी में। अच्छा लेनिन का संबंध बच्चों किस दल से था? तो लेनिन का जो संबंध था ये बच्चों हम कह सकते हैं ना बोल्शेविक दल से था, है ना। लेनिन का संबंध बोल्शेविक दल से था। और आपसे पूछा जाए बच्चों कि लेनिन का ना, लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में ना, 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि है ना गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती, है ना, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन, है ना, लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ यंग इटली, है ना, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? है ना, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? कि स्थापना किसने की थी? तो बच्चों यंग इटली की स्थापना करने वाले कौन थे? तो मेजनी ने की थी, मेजनी ने, है ना। यंग यूरोप, है ना, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों यंग यूरोप की स्थापना वर्ष 1931 में, है ना, किसने की थी? तो मेजनी ने। और बच्चों यंग इटली की स्थापना हुई थी वर्ष 1934 में। तो यंग यूरोप की स्थापना हुई थी 1931 में और यंग इटली की स्थापना हुई थी 1934 में। ये आपको याद रखना है भैया, है ना। और कहते हैं कि है ना मेजनी ने ये सब किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 8वां आपके सामने आता है कि फ्रैंकफर्ट, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 20 में पूछा गया सवाल है। फ्रैंकफर्ट की संधि बच्चों पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो कहते हैं कि बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुई थी? तो बच्चों रूस और जर्मनी, क्या बोलते हैं, रूस और जर्मनी के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और पहले बच्चों इस पर हस्ताक्षर हुए थे वर्ष 1871 में। वर्ष 1871 में हुई थी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी रॉन्ग हो गया, 1834 होगा। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा बच्चों, सॉरी या 1900 नहीं बच्चों, माफ कीजिएगा, 1831 और 1834। सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आता है कि काउंट काबुर को, है ना, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सवाल नंबर 9 है बच्चों। ये काउंट काबुर को विक्टर इमैनुएल ने सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री, तो बच्चों उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 10 लगाते हैं कि रक्त एवं, है ना, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है बच्चों मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। तो बच्चों रक्त एवं लौह नीति के अवलंबन करने वाले कौन थे? तो बिस्मार्क थे। ऑप्शन नंबर सी। आप बताएंगे मुझे कि पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे भाई बहन ने 10 सवाल में से कितना सवाल सही किया? पहले 10 सवाल में से आपने कितने सवाल सही किए? जल्दी से बताना। और जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ध्यान रखना, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार क्लास को, सभी बच्चे अपने हाथ से फटाफट से क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ऐसे थम्स अप दीजिएगा। और सभी बच्चे एक बार, अगर जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो सब लोग क्लास को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस महत्वपूर्ण क्लास की फायदा उठा सके, इसका प्यारे बच्चों फायदा उठा सके। वो आगे बढ़ते हैं। 10/10 सर उल्टा बता दीजिए सर, उल्टा बता दीजिए। अच्छा ऊपर में, अच्छा उसको ठीक कर लेंगे, उल्टा हो गया है। तो अगला सवाल है बच्चों कि लिखा गया कि यूरोप का मरीज, है ना, यूरोप का मरीज बच्चों, सवाल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए यूरोप का मरीज जो है बच्चों, है ना, यूरोप में बच्चों एक देश है क्या? तुर्की, है ना, तुर्की है, एक देश तुर्की है। और बच्चों तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल आता है मेरे बच्चे कि यंग यूरोप का, है ना, संस्थापक कौन है? यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग इटली और यंग यूरोप, मैंने क्या बोला? यंग इटली और यंग यूरोप, है ना। तो बच्चों यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? मेजनी साहब है, मेजनी। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? ए। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल कुर्ती के कौन है, तो लाल कुर्ती के संस्थापक कौन है? लाल कुर्ती के संस्थापक कौन है? तो बच्चों गेरिबाल्डी है, गेरिबाल्डी है। अगला सवाल आपके सामने आता है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? टीपू सुल्तान शासक थे कहां के थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के। सवाल नंबर 14 आता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? बच्चों देखो, किस युद्ध के बाद? जर्मनी का नहीं, इटली का भी हुआ था। किस युद्ध के बाद? तो कहते हैं महोदय, है ना, क्रीमिया का युद्ध, सेडोवो का युद्ध, फ्रांस और डेनमार्क का युद्ध, या फिर बच्चों सेडान का युद्ध। तो कहते हैं कि वर्ष 1870 में क्या हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। और इसके बस अगले साल बच्चों इटली, है ना, इटली एवं जर्मनी दोनों का जो एकीकरण हुआ था, कब? दोनों का एकीकरण हुआ था बच्चों कब? बताइए। 1870, है ना, 1871 में दोनों का एकीकरण हुआ था। लेकिन इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का बाधक देश कौन सा था? कौन सा देश चाहता था कि दोनों नहीं जुड़े, है ना? बाधक देश कौन सा था? तो दोनों का एकीकरण नहीं हो तो बाधक देश था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश था जो नहीं चाहता था कि इटली प्यारे बच्चों कभी एक हो और जर्मनी कभी एक हो, क्योंकि इटली और जर्मनी दोनों कई पार्ट में बटे हुए थे। सवाल नंबर आपके सामने आता है, सवाल नंबर है बच्चों 15। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन है बच्चों सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भैया गेरिबाल्डी जो थे वो पेशे से एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी है, पेशे से क्या थे? नाविक थे। लेकिन बच्चों सिर्फ नाविक तो पेशे से थे, बाकी जो काम किए थे उसके बारे में तो सबको मालूम है। सवाल नंबर आता है 16 कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 16, 14, 22 और अगला साल बच्चों 24 में ये सवाल आने के लिए तैयार है। पूछा गया सवाल है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बच्चों याद रखिएगा नेपोलियन ने। किसने? बच्चों लुई 18वां